ऑलराइट गाइस, तो आज हम सभी एज का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे को ना मेडिकेशंस के बारे में बताया गया है और कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को मान लीजिए हार्ट डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर टाइप की कोई डिजीज़ है, अस्थमा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकेशंस वो बंदा यूज़ कर रहा है और उसको हमें कैसे कैसे देखना है। प्लस इसके अंदर हमें हाई रिस्क सिचुएशन भी बताई गई है कि किसी भी क्लाइंट को अगर आपको देखना है कि उसके वर्कआउट को डिज़ाइन करने से पहले आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि उसकी जो रिस्क फैक्टर हैं वो कितने हैं। कहीं उसके जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी हाई तो नहीं है, क्या वो मॉडरेट लेवल में है या फिर वो बहुत ही लो रिस्क फैक्टर है। उसी के अकॉर्डिंग आप सभी उसका वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो चैप्टर 6 है उसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है इंटरव्यू की टेक्निक दी गई है कि आप सभी सामने वाले क्लाइंट के लिए जब भी आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो किस तरह से निकालें, उसकी पैराफ्रेजिंग करें, प्रोबिंग करें, रिफ्लेक्टिंग करें, एनकरेज करें ताकि वो सभी अपनी बातें आराम से आप सभी को बता सके, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे सके, एक्सरसाइज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, कन्फ्रंटिंग, ये सारी चीज़ें टेक्निक दे रखी हैं। आप उसके थ्रू उसका इंटरव्यू करिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जब भी आप किसी सामने वाले पर्सन से बात करते हैं या अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आप सभी कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली इसके 4 तरीके हैं। प्रीचिंग होता है, कुछ लोग ज्ञान देते हैं, कुछ लोग एजुकेट करते हैं, कुछ काउंसलिंग करते हैं, कुछ डायरेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रीचिंग तो सबसे बैड माना जाता है, एजुकेट करना है हमें अपने क्लाइंट को, प्लस काउंसलिंग करनी है हमें उसको, कुछ कंडीशन में डायरेक्टिंग भी चल सकती है लेकिन प्रीच नहीं करना हमें उसे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मोटिवेशनल इंटरव्यू। मोटिवेशनल इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, मैंने आप सभी को समझाया था कि मोटिवेशनल इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को ही क्वेश्चन पूछते हैं, देन उसी से पूछते हैं कि आप उसका आंसर भी दीजिए। मान लीजिए आपने क्लाइंट से पूछा कि आप स्मोक करते हैं, उसने बोला हाँ करता हूँ मैं, तो उसके क्या क्या नुकसान है आप उससे पूछेंगे, पहले वो बता देगा सर ये नुकसान होते हैं, देन उसी से सॉल्यूशन पूछिए। तो वो आपका मोटिवेशनल इंटरव्यू कहलाता है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका हेल्थ रिस्क अप्रेजल। हेल्थ रिस्क अप्रेजल में बेसिकली हम लोग देखते हैं, स्क्रीन करते हैं सामने वाले पर्सन को कि कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं है, रिस्क ऑफ फैक्टर्स देखा जाता है और फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि किसी बीमारी की कोई उसके अंदर फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री तो नहीं है। देन उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है एक्सरसाइज करवाने से पहले। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसको एक फॉर्म फिल करवाना होता है जिसका नाम होता है पार्क्यू फॉर्म, ठीक है। पार्क्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनेयर। इसका मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट सिंपल मेडिकल हेल्थ क्वेश्चनेयर होता है जो कि आप सभी एक्सरसाइज करने से पहले उसको फिल करवाते हैं ताकि आप सभी उसकी स्क्रीनिंग कर सकें, ठीक है। अब दोस्तों ये जो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, इसको समझाने से पहले मैं आप सभी को समझा देता हूं कि रिस्क आखिरकार होता क्या है। बेसिकली जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा ना, तो आप उसको 1 से लेके 8 तक रिस्क फैक्टर में उसको डालेंगे, यानी कि उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या सामने वाला पर्सन जो वो लो रिस्क पे है, मॉडरेट रिस्क पे है या हाई रिस्क पे है, तो वो किस तरह से डिसाइड करेंगे आप सभी। आपके सामने आपके जो पार्क्यू फॉर्म होगा उसके अंदर ये चीज़ें दी रखी होंगी। अदरवाइज आप सभी को अपना ये ध्यान याद रखना भी ज़रूरी है कि अगर किसी पर्सन का BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसका एक रिस्क फैक्टर हो गया। या फिर उसका एक आदमी का वेस्ट जो है वो 40 इंच से ज़्यादा है, या फिर एक फीमेल का वेस्ट 35 इंच से ज़्यादा है, तो उसका एक रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। अभी इसको बताऊंगा कि कैसे ये लो और मॉडरेट हाई में कैलकुलेट करते हैं, अभी इतना ध्यान रखिए। अगर किसी पर्सन का, अगर सामने वाले पर्सन का जो क्लाइंट है आपका, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 130 से ज़्यादा है, या HDL जो है वो 40 से कम है, तब भी वो एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। अगर उसकी एज 45 है, एक मेल है उसकी एज 45 है, या फिर फीमेल है उसकी एज 55 है, तब भी वो एक हाई रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है। हाई रिस्क नहीं, सॉरी, रिस्क फैक्टर में आता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कोई पर्सन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरा हुआ है 55 से कम उम्र में, अगर वो आदमी था, या फिर फीमेल थी 65 से कम उम्र में, किसी की फैमिली में इस तरह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से डेथ हुई है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है सिगरेट। अगर उस सामने वाले पर्सन ने 6 महीने से कम अभी हो जाए उसको सिगरेट छोड़े हुए, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में आता है। या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे पहचानेंगे, अगर कोई पर्सन पिछले 3 महीने से 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी प्रकार का वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो सेडेंटरी है, ठीक है। हाइपरटेंशन की नॉर्मल रेंज होती है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120 to 80 होता है, लेकिन अगर वो 140/90 होगा तो डैट मीन्स कि वो हाइपरटेंशन से ग्रसित है। देन उसके बाद आपका प्री डायबिटिक आता है। अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल उसका 100 से लेके 125 के बीच में mg पर डेसीलीटर है, दैट मीन्स वो प्री डायबिटिक है। या फिर ओरल टेस्ट के अंदर अगर उसका 140 to 200 mg पर डेसीलीटर आता है, तो वो भी उसका एक रिस्क फैक्टर कहलाता है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं लो रिस्क फैक्टर क्या होता है। लो रिस्क फैक्टर में अगर किसी पर्सन के अंदर ये 2 चीज़ें हैं या 2 चीज़ों से कम है, तो वो लो रिस्क फैक्टर में आएगा, ठीक है।
देन उसी के अकॉर्डिंग आप सभी उसका वर्कआउट डिज़ाइन करेंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर 2 रिस्क फैक्टर से ज़्यादा है तो वो मॉडरेट रिस्क में आ जाता है, ठीक है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जितनी भी है उसके जो सिम्टम शो कर रहा है तो वो मॉडरेट रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है, और लो रिस्क में वो ऐसा कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा। और हाई रिस्क में क्या आ जाता है, हाई रिस्क में आपका मैंने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई उसको, ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़ जैसे कि अस्थमा ब्रोंकाइटिस हो गया, रीनल डिजीज़ यानी कि किडनी डिजीज़ हो गई, मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरथायराइड हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, ये सारी चीज़ें उसके हाई रिस्क सिचुएशन को बताती हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेडिकल एग्जाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए उसको बोलिए। देन उसके बाद जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग ही आप उसका वर्कआउट डिज़ाइन करिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी भी पर्सन का HDL, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, लेकिन अगर उसका HDL 60 mg/dL से ज़्यादा है तो आपको एक रिस्क फैक्टर घटा देना होता है, ठीक है। तो ये आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और आपको मैंने बता ही दिया है कि हाई रिस्क सिचुएशन कौन कौन सी होती है, अस्थमा, डायबिटीज़, थायराइड, किडनी डिजीज़, CVD बोले तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया, या इसके सिम्टम शो कर रहा है तो वो सारी चीज़ें आपकी हाई रिस्क सिचुएशन में आ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आइडियल रेस्टिंग हार्ट रेट की क्या होना चाहिए एक मेल के लिए और फीमेल के लिए। मेल के लिए आइडियल रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो 60 to 70 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 72 to 80 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो हमारे को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा जो ब्लड वेसल होता है, ठीक है, ब्लड वेसल के ऊपर जो ब्लड के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड के द्वारा जो प्रेशर ब्लड वेसल की वॉल पे जो लग रहा है ना उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली ये हमारा 120/80 होना चाहिए। 120 हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग प्लैंक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप सभी को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सामने वाला पर्सन हाइपरटेंशन से तो ग्रसित नहीं है, उसको BP तो नहीं हो रखी, हाई BP तो नहीं है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो BP है वो मेडिकेशन के थ्रू भी ठीक हो सकती है, एक्सरसाइज, वेट लॉस, सोडियम रिस्ट्रिक्शन यानी कि नमक वगैरह में जो सोडियम है उसको कम करिए, स्मोकिंग कम करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सभी से आपका जो BP है वो क्योर हो सकता है। क्योर नहीं, मतलब उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोग कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली जब भी हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग अपनी हार्ट रेट मेजर करते हैं उसी को रेस्टिंग हार्ट रेट बोला जाता है। और इसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, हम लोग अपनी कलाई पे मेजर करते हैं या फिर हमारी जो नेक की साइड होती है वहाँ पे मेजर करते हैं। कलाई के लिए हम लोग जो एक वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी है यहाँ से जाती है, हम लोग उस पर मेजर करते हैं, या फिर हम लोग कैरोटिड आर्टरी जो हमारे नेक के साइड में होती है वहाँ पे मेजर करते हैं, तो उसको हम सभी वहाँ से अपने रेस्टिंग हार्ट रेट निकालते हैं। अगर आपके सामने कोई क्लाइंट आया उसके, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, तो किस सिचुएशन में आप उसके एक्सरसाइज को टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है अगर उसको एंजाइना हो रखा है, एंजाइना बोले तो आपके चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, या फिर उसके लेग्स में क्रैम्पिंग आ गई क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर उसको लाइट हेडेडनेस हो रहा है, नोजिया हो रहा है, पेल स्किन हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, या फिर उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके अंदर 10 mmHg का जो ड्रॉप आया है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है, तो उसकी वजह से भी आप उसका एक्सरसाइज रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं। या फिर उसका जो एक्सेसिव राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़ मोर देन 250, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज़ मोर देन 110 mmHg, अगर ये कंडीशन आती है तो उसमें आप सभी उसका जो एक्सरसाइज है वो टर्मिनेट कर देंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी एक हाइपरटेंशन क्लाइंट है ना, तो उसके वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर मापना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे कुछ मेडिकेशंस के बारे में बता रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा अस्थमा, डायूरेटिक और बीटा ब्लॉकर। बाकी सारी चीज़ें तो आप सभी पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अस्थमा के अंदर हम लोग जो मेडिकेशंस यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। डायूरेटिक का काम क्या होता है, बेसिकली डायूरेटिक मेडिसिन होती है, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारे ब्लड फ्लूइड होता है ना वो एक्सक्रीट आउट होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, आपकी किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। यूजुअली जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं ना वो इसका यूज़ करते हैं। इसीलिए आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी वर्कआउट कर रहा है तो वर्कआउट के दौरान कहीं वो फेंट ना हो जाए, कहीं उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो आपको उसको पूछना ज़रूरी है कि क्या भाई आप डायूरेटिक्स पे तो नहीं हो। अगर डायूरेटिक्स पे है वो तो उसकी हाइड्रेशन का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, ठीक है। देन अगर बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है ना, वो बंदे लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो रेस्टिंग हार्ट रेट है, मैक्सिमम हार्ट रेट है, एक्सरसाइज हार्ट रेट है, वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब उसने मान लीजिए एक रिस्ट फिट बैंड होता है ना, उसमें रेस्टिंग हार्ट रेट उसका और या फिर मैक्सिमम हार्ट रेट, एक्सरसाइज हार्ट रेट
वो प्रॉपर नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बीटा ब्लॉकर ले रखा है, बीटा ब्लॉकर की वजह से वो हार्ट रेट ड्रॉप हो जाता है। अब वो उसका आपने एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ा दी लेकिन उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन वो दिक्कत कर सकता है। क्यों? अब इसके अंदर आपको वो सामने वाले पर्सन को हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि उसने बीटा ब्लॉकर ले रखा, हार्ट रेट तो उसका ड्रॉप हो रखा है, लेकिन आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो वो किस तरह से पहचानोगे कि सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रही है? उसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा था, दैट इज़ RPE। RPE का मतलब क्या होता है? रेटिंग ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। यानी कि सामने वाले पर्सन से हम पूछेंगे कि सर आपकी जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रांग है, मीडियम है, 0 से लेकर 10 तक में आप उसको कितना मार्क्स देना चाहोगे, ठीक है? तो उस आधार पे हम लोग इन वाले बंदों के लिए सारी चीज़ें इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स के अंदर हार्ट रेट ये सारी चीज़ें ड्रॉप हो जाती हैं। बाकी आपका डिस्पीनिया हो गया, ऑर्थोपीनिया हो गया, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ठीक है? बेसिकली ये सारी चीज़ें रखी है। हर्निया वगैरह, हर्निया में बताया गया है कि वेसल्वा मैनुअल जो होती है, वेसल्वा मैनुअल, वो टेक्निक इन बंदों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। हर्निया में क्या होता है, आपने देखा होगा ग्रॉइन एरिया में आपका जो, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि बल्ज ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट इनटू ग्रॉइन फॉर सच क्लाइंट टीच गुड फॉर्म एंड प्रॉपर टेक्निक्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपका जो एब्डोमिनल कंटेंट होता है ना, ग्रॉइन के अंदर सक आउट हो जाता है, ऐसे अंदर चला जाता है, ठीक है? तो ऐसे पर्सन को आपको प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक सिखानी है। वेसल्वा मैनुअल टेक्निक उनको अवॉइड करना है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, एक्सहेल किया, इनहेल किया, प्रॉपर अपने ब्रीथ को होल्ड किया, हमने पुशअप्स लगाया, कुछ भी कर लिया, बेंच प्रेस किया, ऊपर आए, रिलीज आउट कर दिया, दैट इज कॉल्ड वेसल्वा मैनुअल। बेसिकली हम लोग इसके अंदर अपनी ब्रीथ को होल्ड कर रहे हैं। तो इन क्लाइंट को हर्निया जिसको हो रखा है उनको ये सब नहीं करना होता है, ठीक है? इसके बाद हमारे को थायराइड बता रखा है कि थायराइड के लिए बेसिकली थायराइड होता है क्या है, ग्लैंड होता है दैट सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन वगैरह रिलीज करता है, जो कि हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन, हीट प्रोडक्शन और O2 कंजम्पशन में यूजफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। अब इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे लास्ट में, ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फॉर्म्ड कंसर्न और लाइबिलिटी वेवर। इन्फॉर्म्ड कंसर्न में क्या होता है कि आपका जो रोल है, ठीक है, वो आप एक पेपर के ऊपर, जब भी आप किसी को पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उसके अंदर सारी चीज़ें रोल लिखी होती है। आप अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई मेरा ये रोल है, आप उस पर साइन करते हैं, प्लस आपका क्लाइंट भी साइन करता है कि आपके क्लाइंट को पता है कि मेरे पर्सनल ट्रेनर का ये रोल है, ठीक है? अब उस दौरान मान लीजिए आपके क्लाइंट के साथ कोई हादसा हो गया या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया वर्कआउट करने के दौरान, ठीक है, तो उसके लिए लाइबिलिटी वेवर होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए फिर भी उससे एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है कि आप पुलिस वगैरह गए, कोर्ट वगैरह गए, तो कोर्ट में जो सामने वाले पर्सन को लगी है ना चोट, तो उसको आप पैसा नहीं भरेंगे, आपने जहाँ से इंश्योरेंस करवाया है ना, वो कंपनी पैसा भरती है। तो सेम वही होता है लाइबिलिटी वेवर। अगर आपकी क्लाइंट को चोट लग गई, उसने आपके ऊपर केस डाल दिया, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी होगी ना, वो आपकी लाइबिलिटीज़ वगैरह वो पे करेगी। यानी कि जो सामने वाले पर्सन को चोट लगी है वो सारा पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसलिए लाइबिलिटी वेवर करवाना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इंडिया में ये सारी चीज़ें इतनी नहीं होती, ये बाहर का एग्जामिनेशन है, इसीलिए बाहर की चीज़ों में ये बाहर की कंट्री है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा करी जाती हैं। तो इसीलिए आप भी इंडिया में हैं तो अपनी तरफ से शुरुआत कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि लाइबिलिटी वेवर होगा उसके पास, उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, लेकिन अगर कोई क्लाइंट मान लीजिए आपके सामने वर्कआउट कर रहा है, आप फ़ोन में लगे हुए, नेगलेक्ट कर रहे हो उसको, तो ये चीज़ आपको स्यू होने से नहीं बचा सकती। आपका क्लाइंट आपके ऊपर स्यू कर सकता है अगर उसको चोट लग गई तो, ठीक है? लाइबिलिटी वेवर से तो आपने वो सारी चीज़ें चुका दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सज़ा हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है? आई होप आप सभी को चैप्टर 6 समझ में आ गया होगा। चैप्टर 6 आई होप यहीं तक ही था। बहुत ही अच्छा और ईजी चैप्टर है। इसके अंदर मेडिकेशंस वगैरह के बारे में बताया हुआ है। एज बेसिकली ये देखता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास अगर हमारे ऐसा कोई बीमार क्लाइंट जाएगा जिसकी हाई रिस्क फैक्टर हो रखे हैं, तो क्या वो ठीक तरीके से हमारा जो पर्सनल ट्रेनर है, एज से सर्टिफाइड ट्रेनर है, वो उसको करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, ठीक है? और दोस्तों अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो मैंने नीचे लिंक में व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, वहाँ पे आप सभी जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को PDF फॉर्मेट में चाहिए तो मैं इसके लिए 1000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। मैं उसको ये सारे PDF फॉर्मेट में स्कैन करके सारे नोट्स दे दूँगा। अदरवाइज़ आप सभी ऐसे भी नोट्स को बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप सभी को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।